फर्स्ट आर्टिकल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें जो पहले का 1971 का जो एमटीपी एक्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। तो एमटीपी एक्ट 1971 में कुछ चीज़ें बोली गई थी कि अगर कोई वीमेन जो 12 वीक्स की प्रेग्नेंट है और वो अगर अपना फिटस को टर्मिनेट करवाना चाहती हैं तो उनको वन रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की आवश्यकता है। इसके अलावा जो मदर है उसकी भी कंसेंट होनी चाहिए। 12 वीक का फिटस होना चाहिए। 12 वीक से 20 वीक का अगर फिटस है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की आवश्यकता है। ये उसमें सुविधा थी। इसके अलावा जो केसेज उस एक्ट के तहत आते थे उनकी कोई भी प्राइवेसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था इस एक्ट में। अब कुछ चेंजेज किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं इस एक्ट में, जिसमें जो पहले 12 वीक की सुविधा दी गई थी उसको अब कर दिया गया है 20 वीक। मतलब 20 वीक तक अगर प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है, एक डॉक्टर की ओपिनियन होनी चाहिए। और 20 वीक से 24 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए 2 डॉक्टर की जो ओपिनियन है उनकी आवश्यकता है। और 24 वीक से 20 से 24 वीक्स के लिए 2 डॉक्टर की, और 24 वीक के बाद में भी टर्मिनेट करवाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस समय होना चाहिए कि फीटल एनोमलीज है। इसके अलावा जो 1971 का जो एक्ट था उसमें उस एक्ट में हस्बैंड वर्ड यूज में लिया गया था, जिसको अब चेंज करके पार्टनर वर्ड यूज कर लिया गया है। इसके अलावा जो अनमैरिड गर्ल हैं, अनमैरिड वीमेन हैं, उनको भी एक तरीके से एडवाइस दी गई है कि अगर वो किसी गलत तरीके से किसी रिलेशनशिप में ट्रैप हो जाती हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती हैं तो उनको भी एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो टर्मिनेट करवा सकती हैं। क्योंकि मेजर इसका कारण क्या है कि हमारे इंडिया में हर साल 8 लाख अनसेफ एंड इलीगल अबॉर्शन होते हैं। तो इन जो इलीगल अबॉर्शन और अनसेफ होते हैं इनको लीगल एंड सेफ प्रोविजन करने के लिए कि जो प्रेगनेंसी है अगर उसको टर्मिनेट करवाना है तो भी वो लीगल तरीके से हो और सेफ तरीके से हो, ताकि कोई भी हेल्थ इशू आगे जा कर के क्रिएट ना हो। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को ये ज़्यादा अपनी जो आंखें हैं वो ज़्यादा खुली रखनी होगी, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। जो गर्ल चाइल्ड है, अगर फीटस में गर्ल है, उसका पता लगवा करके वो उसको भी टर्मिनेट करवा सकते हैं और उसका गलत तरीके जो इश्यूज इसमें किए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, उनका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये मेन सुविधाएं दी गई हैं। अब इस आर्टिकल में कुछ परेशानी भी है, कुछ ऐसे लगता है कि ये चीज़ें और होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी परेशानी तो है, देखो जो इसमें सुविधाएं दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग। पहला इसमें बोला गया है कि 24 वीक का अगर फीटस है तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि फीटल एनोमलीज होनी चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब आप जो दिव्यांग के लिए एक तरीके से एक तरफ तो आप बना रहे हो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे हो, बहुत सारी योजना बना रहे हो, स्कीम बना रहे हो, दूसरी तरफ जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि वो दिव्यांग है तो उसको नहीं आने दिया जाए। मतलब आप में जो इक्वलिटी की आप बात करते हो वो इक्वलिटी है ही नहीं, आप तो पहले से अनइक्वलिटी मेंटेन कर रहे हो। दूसरी इसमें बात ये बोली गई है कि इस आर्टिकल में ये जो एक्ट आया है ना उसमें कहीं भी वीमेन को सेंटर में नहीं रखा गया है। मतलब हर जगह कोई बोर्ड डिसाइड करेगा, कोई डॉक्टर डिसाइड करेंगे, कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि वीमेन अगर चाहे, उसको अगर हेल्थ इशू है तो वो चाहे तो वो उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। हाँ, ज़रूरत है कि डॉक्टर उसको कंसेंट करे, डॉक्टर उसको ओपिनियन दे, वो ज़रूरी है। क्योंकि देखो हर चीज़ लीगल से इलीगल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बहुत ही एक झीना सा पर्दा होता है जिसमें लीगल से इलीगल बन जाता है और इलीगल से लीगल चीज़ बन जाती है। तो उस पर्दे को, उस कर्टन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि डॉक्टर की ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन जो वीमेन है जिसके साथ में सब कुछ होने वाला है उसको तो कम से कम आप मेजरली प्राइम रखो, उसको तो कम से कम सेंटर में रखो। सब कुछ उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। उसकी ओपिनियन, उसकी कंसेंट, उसकी अनुमति ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। दूसरा इसमें ये बोला गया है कि जो वीमेन है उसको आप एक तरीके से बोलते हो कि एम्पावर कर रहे हैं। एम्पावर कहाँ कर रहे हैं? वो अपनी बॉडी से किसी चीज़ को दूर करवाना चाहती है, उसमें आप एम्पावर नहीं कर रहे। उसमें भी उसको अपने से ज़्यादा दूसरों की सहमति की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि एक्ट जो है जिसमें अमेंडमेंट किए गए हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही हैं वैसे वैसे
जो हमारे एक्ट है, पुराने एक्ट है, उनको चेंज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये डिसीजन है वो विमेन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उनको दी जानी चाहिए कि वो ज़्यादा खुद के बारे में डिसाइड कर सके कि उनको अबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना है। नेक्स्ट आर्टिकल बिम्स्टेक को लेकर के है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें, अभी जो बिम्स्टेक है उसकी, बिम्स्टेक की, यहाँ देखिए, बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ये डिसीजन, ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने का मेन कारण ये था, 1 अप्रैल को वर्चुअली ये मीटिंग हुई और इसका मेन कारण ये था कि अभी कुछ समय के बाद में जो बिम्स्टेक है उसके हेड आपस में मिलने वाले हैं और ये मीटिंग होएगी कहाँ पर, श्रीलंका में। लास्ट टाइम ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी अगस्त 2018 में, मतलब लगभग 2.5 साल के बाद में ये बिम्स्टेक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपस में मिले हैं। अब अगर हम थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखें तो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बिम्स्टेक बनाया गया। शुरुआत में बिम्स्टेक में इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 नेशन इसमें मिले थे। समय के साथ में म्यांमार, नेपाल और भूटान भी इसमें मिलते गए। इन 7 कंट्रीज में 5 कंट्रीज तो साउथ एशिया से आते हैं और 2 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया से। थाईलैंड और म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया से और बचे हुए 5 कंट्री इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश, ये सारे आते हैं साउथ एशिया से। 2016 की बात है, उस समय इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। उसी समय सार्क की मीटिंग हुई गोवा में और उसी समय सिमिलर टाइम पे जो बिम्स्टेक है उसकी मीटिंग भी बुलाई गई, कहाँ पर, गोवा में। तभी से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि इंडिया को ये लगता है कि अब सार्क के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। इसका मेन कारण ये है क्योंकि इसमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देता है। बिम्स्टेक को स्थापित हुए अब लगभग अगले साल 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी लगभग 4 मीटिंग अच्छे से हो पाई हैं। कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है अभी तक। 2016 के बाद से ही इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सार्क कंट्रीज को और आसियान जो कंट्रीज है उन दोनों के लिए एक इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन के रूप में काम करता है। मतलब इसमें आसियान कंट्रीज के भी मेंबर हैं और सार्क कंट्रीज के भी मेंबर हैं। जो बिम्स्टेक है वो प्रेजेंट टाइम में 15 सेक्टर्स के ऊपर, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशरीज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर सेक्टोरल कॉरपोरेशन के ऊपर काम करता है। 1997 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था उस समय सिर्फ 6 सेक्टर के ऊपर काम करता था। 2008 में बचे हुए 9 सेक्टर को और ज़्यादा इंक्लूड किया गया। अब ये जो बिम्स्टेक है इसमें इन सालों में क्या क्या काम हुआ, देखो बिम्स्टेक सिर्फ ये जो सेक्टर जिनके ऊपर साइन किया गया है सिर्फ उनके ऊपर ही काम नहीं करता है। इसके अलावा बिम्स्टेक जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एंड सिक्योरिटी, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इन सब के ऊपर भी काम करता है। और ये सिक्योरिटी जो हमने बार बार डिस्कस किया, यही मेन मुद्दा है कि बहुत सारे बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उसका विरोध इसलिए करते हैं कि इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर कम फोकस किया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उसके ज़्यादा इन्होंने सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व दिया है। अब ये जो रिसेंटली जो मीटिंग हुई उसमें क्या चीज़ें सामने आई, इसमें एक तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बिम्स्टेक चार्टर का जो ड्राफ्ट है उसको क्लियर किया है कि जल्दी इसको अडोप्ट किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटी को रेटिलाइजेशन को एंडोर्स करने के लिए एंड विद ईच मेंबर स्टेट्स लीड फॉर द असाइंड एरियाज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, मतलब 7 मेंबर कंट्रीज हैं और जो मेंबर कंट्रीज जिस एरिया में बेस्ट है उस मेंबर कंट्रीज को उस एरिया का हेड बनाया जाएगा, उस सेक्टर का हेड बनाया जाएगा और वो मेंबर कंट्री अपने जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको शेयर करेगा अदर मेंबर कंट्रीज के साथ में। इस मीटिंग में मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर अडॉप्शन, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया और ये जो नया मास्टर प्लान है उसको श्रीलंका में जब मीटिंग होगी बिम्स्टेक की उसमें इसको एंडोर्स किया जाएगा। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, उसके लिए ये जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम हम चला रहे हैं बिम्स्टेक के थ्रू, उसके लिए ये मास्टर प्लान काफ़ी की पार्ट है। इसके हम हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को रोड और रिवर लिंक के तहत उस रीजन को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे।
अब ये हमने इसकी आउटकम देखी। इसके अलावा इस मीटिंग में, ये जो 1 अप्रैल को मीटिंग हुई, इसमें 3 MOU या फिर एग्रीमेंट साइन किए गए। ये 3 MOU थे। कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर्स, मतलब क्रिमिनल मैटर्स में एक दूसरे की सहायता करेंगे। कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एंड ट्रेनिंग एकेडमिक्स, और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो। कोलंबो में ये बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, ये इंडिया को मतलब इसकी पावर दी जाएगी ताकि जो भी डिजास्टर है, डिजास्टर से रिलेटेड जो अर्ली वार्निंग्स है वो दी जा सकी। मतलब ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में हुई जो 1 अप्रैल को हुई है। अब ये तो हमने अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस की कि हाँ ये तो बिम्स्टेक के बारे में ये है, वो है, ये है। अब कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्या इशू है बिम्स्टेक को लेकर के, वो हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि बिम्स्टेक को लेकर के सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि बिम्स्टेक फोकस करता है सिक्योरिटी के ऊपर। ट्रेड और इकोनॉमिक जो एरिया है उसके ऊपर लैक ऑफ प्रोग्रेस है बिम्स्टेक में। 2018 में जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसने सजेस्ट किया था कि बिम्स्टेक को जल्दी ही एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। ये एक रियल गेम चेंजर होगा। लेकिन अभी तक 2004 में फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था। 20 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी इसमें रिजल्ट सामने नहीं आया। इसके अलावा जो इसमें ये बोला गया था कि जो बिम्स्टेक है उसको ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोमोट रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, अडोप्ट पॉलिसीज एंड डेवलप रीजनल वैल्यू चेन्स एंड एलिमिनेट नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब इन सब को भी अपनाना चाहिए बिम्स्टेक को। लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया। सीधी सी बात है कि बिम्स्टेक अभी तक सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर काम करता जा रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो काफ़ी अनस्टेबल है। अब और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो, बिम्स्टेक के जो कंट्री है ना उनके बीच में अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, कोर्डियल रिलेशन नहीं होंगे, तो बिम्स्टेक कभी अच्छे से रिवाइवल कर ही नहीं सकता। जैसे कि बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं, जैसे हम बात करें कि इंडिया नेपाल के बीच में अभी कुछ समय से बॉर्डर इशू लेकर के, ट्रेड को लेकर के काफ़ी इशू रहे। इसके अलावा जो नेपाल का जो झुकाव है चाइना की तरफ होता जा रहा है, इसलिए भी काफ़ी प्रॉब्लम रही। इंडिया श्रीलंका के बीच में भी रिलेशन ज़्यादा सही नहीं है। बांग्लादेश म्यांमार के बीच में भी रोहिंग्या इश्यू को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये टेंशन है, ये टेंशन जब तक सही नहीं होंगी तब तक बिम्स्टेक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि काठमांडू और कोलंबो, मतलब नेपाल और श्रीलंका चाहते हैं कि जो सार्क है वो रिवाइवल हो। हालांकि वो ये भी चाहते हैं कि बिम्स्टेक भी रिवाइवल रहे, बिम्स्टेक के ऊपर भी काम किया जाए, लेकिन एक साथ 2 कॉरपोरेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। थर्ड प्रॉब्लम है कि चाइना बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और एक बांग्लादेशी स्कॉलर ने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया कि बिम्स्टेक को अगर प्रोग्रेस करवानी है तो चाइना को इसमें एंट्री देनी चाहिए। तो अगर चाइना एंट्री कर लेगा तो इंडिया का जो लेवल है वो कभी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि अभी म्यांमार में प्रॉब्लम चल रही है। 1 फरवरी को वहाँ पर सेना ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। वहाँ पर प्रोटेस्टर्स का काफ़ी विरोध किया जा रहा है। और जब सब कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है तो रोहिंग्यास को लेकर भी काफ़ी इशूज है। तो एक तरीके से जो बिम्स्टेक का एक सदस्य काफ़ी प्रॉब्लम में है। और जब तक सभी देशों में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सभी देश पीस के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक बिम्स्टेक को रिवाइवल, बिम्स्टेक के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया जा सकता। तो ये प्रॉब्लम है। कंक्लूजन में एक ही बात बोली जाती है कि देखो 25 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे अगले साल 2022 में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, 4 बार मीटिंग हुई है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें ये बोला गया है लास्ट में कि इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, नाम चेंज करके द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी इसका नाम कर देना चाहिए। लास्ट में सजेशन में ये भी बोला गया है कि इसकी रेगुलर एनुअल समिट होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो बिम्स्टेक है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो लिंकिंग करता है। तो इसमें न्यू विजन को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम एशियन कंट्रीज तक अपनी पहुंच को बना सके। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।